पुष्पेंद्र जी, आपसे शुरुआत करेंगे कि कहाँ क्या अवरोध कहाँ बना हुआ है? सरकार क्यों गतिरोध क्यों बनाए हुए है? क्या कहेंगे आप कि क्या वजह खास निकल कर आ रही है आपके सामने? पुष्पेंद्र जी। देखिए संजीव जी, ये जो 2 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसके बाद कुछ सहमतियां जो है सरकार के और किसानों के बीच में बनी। उसी का ये पार्ट 2 है। उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कहा हम एक कमेटी बना रहे हैं, जिसने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दी और 2 साल के अंदर कोई वार्ता के लिए भी किसानों को नहीं बुलाया, ना उनको बताया गया कि भाई हमने ये मांगे मान के इम्प्लीमेंट कर दी है। और ज्यादातर मांगे इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की। उसमें से जो प्रमुख मांग थी वो थी एमएसपी की लीगल गारंटी देना, जी, जिसका आपके दर्शकों को थोड़ा सा बताना आवश्यक है कि ये मांग वास्तव में क्या है। जी, देखिए हमारे देश में जो है जो सीएसीपी एक संस्था है, वो फसलों की जो है लागत निकालती है। गवर्नमेंट संस्था है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। वो एक संपूर्ण लागत निकालती है जिसको कहते हैं C2। अब जी, C2 लागत के ऊपर 50% रख के फसल का प्रॉफिट दिया जाना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन स्वामीनाथन आयोग की थी। ऐसा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टोज में, प्रधानमंत्री जी ने अपनी कई बार स्पीच में जो तमाम वायरल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दिखा भी सकता हूं, कहा था कि भाई लागत सारा जोड़ करके उसके ऊपर हम 50% प्रॉफिट आपको देंगे। अब ये मांग प्रमुख मांग थी। एक कानून तो वापस हो गए थे, लेकिन इस मांग के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई। केवल कमेटी बना के इसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया गया। जी, अब क्योंकि ये अंतिम सत्र भी क्योंकि इसमें कानून बनना था एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए, तो दूसरा पार्ट हमारा ये है कि पहला तो एमएसपी जो घोषणा होगी वो C2 + 50% के अनुसार होगी, क्योंकि सही बिल्कुल। घोषणा नहीं होगी तो मिलेगी कैसे। उसके बाद मिलने के लिए, ताकि ये चीज मिले और मतलब किसानों को, उसके लिए जो है लीगल गारंटी होगी। उसमें मांग ये नहीं है कि सारा सामान एमएसपी पर सरकार खरीदे। मांग ये है कि एमएसपी जो घोषित होगी उससे नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं खरीदेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट प्लेयर हो, चाहे कोई और हो। तो ये मैं मांग थी इसमें। माफी चाहता हूँ, मैं इसी में जोड़ रहा था कि वो जो आंकड़ा आता है कि 15 लाख करोड़, उसको भी स्पष्ट कीजिएगा प्लीज। मैं माफी बहुत चाहूंगा आपको स्पष्ट बीच में करूंगा टोका। ये कि नहीं नहीं, सारी बात स्पष्ट कर दूंगा। जी, तो जी, पहले तो मांग स्पष्ट हो गई कि कैलकुलेशन जी, C2 के अनुसार, यानी कि सही कीमत बताई जाएगी लागत की और उसके अनुसार एमएसपी डिक्लेयर होगी। एमएसपी बाध्यकारी प्राइस होगा, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। ये जी, मांग है। अब आइए जी, इसके फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या हैं, जो मार्केट में अलग अलग फसलें अलग अलग जो है फिगर्स जो है तैर रही है। जो एमएसपी की 23 फसलों की अभी फिलहाल बात हो रही है, उन 23 फसलों का टोटल वैल्यू जो है 15 लाख करोड़ है। यानी कि जी, प्रोडक्शन गुणा उसका एमएसपी से करेंगे तो वो लगभग 15 लाख करोड़ रुपया बनता है। जी, लेकिन इसके 3 भाग है। अब 3 भाग अगर मैं बताऊं इस तरीके से, ये 3 भागों में से, क्योंकि किसान अपने आप में आधी आबादी है और वो जो है खाद के रूप में, बीज के रूप में, आपस में एक्सचेंज भी, क्योंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो उसमें से 3 में से 1 भाग लगभग 30% जो है वैल्यू वाइज, लगभग 4-5 लाख करोड़ का माल गांव में ही खपत हो जाता है। तो वो मार्केट में कभी आता ही नहीं है, तो उसके ना खरीदने की का प्रश्न है, ना उसको बेचने का प्रश्न है। अब आइए दूसरे पार्ट पे। 1/3 भाग लगभग 4-5 लाख करोड़ रुपए का माल गन्ने को जोड़ करके एमएसपी पर ऑलरेडी सरकार गेहूं, धान, गन्ना भी एमएसपी की प्राइस पर प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं, वो भी बिक जाता है। कुछ कॉटन है, कुछ थोड़ी बहुत दालें भी इन्होंने खरीदनी शुरू करी है। 4-5 लाख करोड़ का माल वो खत्म हो गया, तो बचा 4-5-6 लाख करोड़ रुपए का माल बचता है जो प्राइवेट प्लेयर खरीदता है। ये एमएसपी वाली फसलों की मैं बात कर रहा हूँ। वो हमारी जो स्टडी लॉन्ग टर्म स्टडी है, और जिसको मैंने अपने एक आर्टिकल में, मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम गेन, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने ये डाला था और इसमें विस्तार से इस सारी चीज की चर्चा थी। इसको रिफ्रेश करके मैंने दोबारा डाला है, वो 1-2 दिन में इंडियन एक्सप्रेस में पुनः छपेगा। उसमें जी, हमने ये आर्गुमेंट किया है कि भाई ये जो है 25%, 30% लो लोअर देन एमएसपी प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। मान लीजिए 5-6 लाख करोड़ की अगर एमएसपी पे खरीदता, तो 5-6 लाख करोड़ रुपए किसान को मिलते। अभी वो लगभग 4 के आसपास वो पेमेंट उसका कर रहा है, आप मोटे तौर पे मान सकते हो। तो ये 1.5-2 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त जो है प्राइवेट व्यापारी की जेब से किसानों के पास आना है, ना कि सरकार ने देना है या किसी और एजेंसी ने देना है।
तो ये सारा का सारा क्लैरिफाई मैंने आपको किया। और इस मांग को क्यों नहीं सरकार मान रही है, ये सरकार जाने। इस विषय में हमारी चर्चा जब पहले वाला आंदोलन चला था, उन्होंने बुलाया था, उस वक्त कृषि सचिव थे, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि तत्कालीन मंत्री थे, और राजनाथ सिंह थे। स्वयं मुझे बुला करके ये सारी फिगर्स के ऊपर चेक हमने किया, और 2-2 घंटे 2 दिन बैठे, और सारी चीजें उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है, सारी फिगर्स ओके है और इस पर कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन तब भी एक्शन नहीं लिया। तो ये कहीं ना कहीं प्राइवेट व्यापारियों को जो हमारी 25-30% की लूट लगातार 1.5-2 लाख करोड़ की हर साल कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। केवल इतना प्रश्न मुझे दिखाई देता है। जी। नहीं बिल्कुल प्रशांत जी, मैं इसी में एक चीज और जोड़ूंगा क्योंकि चली रही थी ये बात। तो एक तो कहते हैं मार्केट फोर्सेस के खिलाफ होगा, एक चीज आपने आंकड़ों को साफ किया, मैंने इसलिए आपसे ये जानना है पूछना चाहा क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो 15 लाख करोड़ की फिगर देते हैं और जो आंकड़ों की जगलरी यही निकल कर आता है, आपने उसको स्पष्ट कर दिया। मार्केट फोर्सेस की वजह दूसरी कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, इसको भी आप लगे हाथ क्लियर कर दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, पहले तो मैं इसको कुछ लोग ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो महंगाई के अलावा, कि साहब आप प्राइवेट वाले को कैसे फोर्स कर सकते हो बेचने के इस रेट के लिए। देखिए, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है। विलिंगली अपनी मर्जी से यदि गेहूं खरीदने आएगा तो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, केवल ये है। अगर नहीं आना है, फैक्ट्री बंद करनी है, तो बंद कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा माल नहीं खरीदना है ना खरीदे, लेकिन अपनी मर्जी से मार्केट में एंटर करेंगे, आप इससे नीचे नहीं खरीदेंगे। मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट है कि इससे नीचे आप मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे, क्या उसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई? सरकार अपनी खुद की सुरक्षा के लिए जो है सेक्टर रेट घोषित करती है जमीनों के, इससे नीचे खरीद बेच करोगे, स्टाम्प ड्यूटी जो है उसी रेट पे मेरी होनी चाहिए, नहीं कर सकते आप। इसी तरह जो है शुगर के लिए, चीनी के लिए एक्स मिल गेट प्राइस घोषित है कि भाई आप इतने रुपए से नीचे बाहर नहीं जाएगा। गैस का सिलेंडर आपका कमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी अलग अलग रेट पे यहाँ पे बिक रहा है, गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब रेट पर। पेट्रोल डीजल आपका बिक रहा है। और पीछे मैंने एक कटिंग भी काट के रखी थी, जब कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले टेलीकॉम सेक्टर घाटे में जा रहा था, तो ये इन्होंने दिया था, इसको पढ़िए। वायबिलिटी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर, गवर्नमेंट लाइकली टू पुश फॉर फ्लोर प्राइस। इनको यस। सबको फ्लोर प्राइस देने का काम जब सरकार कर सकती है, तो किसान को फ्लोर प्राइस क्यों नहीं दिया जा सकता? सरकार को नहीं खरीदना है, सरकार जितना फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए उसको जरूरत है वो उतना खरीदे। बाकी जो प्राइवेट सेक्टर आएगा, हमारा माल खरीदेगा, तो सरकार का पैसा कहां से आ गया? लेकिन वो हमारा माल लूट के नहीं खरीदेगा, जो अभी करता आ रहा है। अगर उसको नहीं खरीदना है, अपने घर बैठे फैक्ट्री बंद करे, कोई और व्यापार कर ले, कुछ कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुझे मालूम है कि जो मैं उगाता हूं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, गेहूं है, चावल है, धान है, ये सब चीजें तो आपको खानी पड़ेंगी उसी तरीके से। आप मोबाइल तो सैमसंग की जगह एप्पल ले सकते हो, एप्पल की जगह कुछ नोकिया ले सकते हो, लेकिन गेहूं चावल और इन सब का कोई रिप्लेसमेंट ना है ना आगे होगा। तो हम ये कह रहे हैं विनम्रता से सरकार से कि इसमें कोई महंगाई, अब महंगाई वाला जो प्रश्न है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1.5 लाख रुपया जो इसकी जेब में जा रहा है, मेरे पास आ जाएगा, तो उल्टे उसकी वजह से जो मार्केट में मैं जाकर के और सामान खरीदूंगा, उससे डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्ट्रियों की आउटपुट बढ़ेगी, और अल्टीमेटली सरकार का टैक्स बढ़ेगा। और तीसरी एक चीज, जो डाइवर्सिफिकेशन करने की बात इन्होंने कहकर सारी चीज को उलझाया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। अरे जब रेट सबका समान प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा, तो अपनी जमीन की कंडीशंस के अनुसार हर एक किसान जो है अपने अनुसार उसको उगा लेगा, डाइवर्सिफाई अपने आप ही हो जाएगा। आज तिलहन की हमारे देश में शॉर्टेज है, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हम तिलहन एडिबल ऑयल वहां से बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, विशेषकर पाम पाम ऑयल, जिससे हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। हमारे यहाँ नेचुरल सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, अन्य तेल है, उनकी आवश्यकता है। उसका प्रोडक्शन एमएसपी एश्योर्ड मिलते ही हम लोग बढ़ा देंगे, जैसे हमने दालों का पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है। तो ये, और इससे इकोलॉजिकल भी फायदा होगा, जमीन का फायदा होगा, पानी वाटर टेबल का फायदा होगा। मैंने जैसा बताया कि भाई गवर्नमेंट का उल्टे टैक्स बढ़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की जो लूट है वो बंद हो जाएगी। और 1.5 लाख करोड़ रुपया यदि प्राइवेट सेक्टर हमें अतिरिक्त देगा, तो 1.5 लाख करोड़ रुपया मान लेते हैं कि वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा। अब 300 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी है, अगर उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया प्लस होकर के जो फूड आइटम्स है चले गए, तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, उससे कोई खास महंगाई नहीं बढ़ेगी। सब्जियों से बढ़ती है महंगाई, जब टमाटर 200 रुपए जाता है, दालें 200 रुपए चली जाती हैं। जब प्रोडक्शन ठीक होगा, यहीं पर आप तेल है 200 रुपए पे चला जाता है, हम जब प्रोड्यूस करेंगे वो चीजें सस्ती भी होंगी, सही रेंज में आ जाएंगी, एमएसपी के हिसाब से वो हो जाएंगी।
तो ये बहुत ही जबरदस्त अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें विस्तार से मैंने लेख लिखा है और आगे भी इसमें जो है हम चाहते हैं कि सरकार इसको कर दे, सबका विन विन सिचुएशन इसमें बन सकती है। जी। क्या कहिएगा पुष्पेंद्र जी, कुछ दुविधा है जो अनिल जी आशंका व्यक्त कर रहे हैं, आपकी अपनी क्या राय है? क्या क्या कुछ दुविधा है और अभी उम्मीद है? क्योंकि बहुत शीघ्र मुझे लगता है कि मार्च के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लागू हो जाएगी, कि उन्हें पैसेज मिल जाने वाला है। क्या आपकी ओवरऑल राय है? नहीं देखिए, दुविधा तो संजीव जी कुछ नहीं है। ये जो टाइमिंग वाली बात आ रही है, ये आपकी बात ठीक है कि पहले भी ये आंदोलन किया जाना चाहिए था यदि उसको नहीं मानते हैं, और इस बात की डिस्कशन भी अंदर खाने होती है कि भाई आप ऐसी अपील करें कि इनको हटाना है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान भी बटा हुआ है। वोट का जब टाइम आता है तो किस तरह की वोटिंग होती है और किस तरह के रिजल्ट आते हैं, तो और एक नैरेटिव भी किसान के खिलाफ बना दिया जाता है कि देखिए, इनका उद्देश्य एमएसपी लीगल गारंटी लेना नहीं है, इनका उद्देश्य तो मोदी के खिलाफ है। ये आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन है, पॉलिटिकल सपोर्ट से, कांग्रेस से, आम आदमी से, इससे तो इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम से थोड़ा सा बचते हुए ये किया जा रहा है। मतलब हमारे ऊपर बहुत कंस्ट्रेंट है जिनके तहत जो है हम लोग काम करते हैं। और बिल्कुल। मांग की जहां तक बात है, मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, ये देखिए, ये चिट्ठी है जो उस वक्त 9 दिसंबर 2021 को जब आंदोलन से उठे थे पिछली बार, ये संजय अग्रवाल जी की चिट्ठी है। ये संजय अग्रवाल जी की चिट्ठी है, उस टाइम पर जो उन्होंने दिया था, उसका एक लाइन पढ़ के सुना देता हूं, जिसमें जी। इन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि देखिए, वर्तमान गतिशील आंदोलन के लंबित विषयों के संबंध में समाधान की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है। एमएसपी पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं और बाद में माननीय कृषि मंत्री जी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है, जिस कमेटी में एक्स वाई जेड ये सब जो है सदस्य होंगे। आगे लिखा है, कमेटी का एक मैंडेट यह होगा कि देश के किसानों को एमएसपी मिलना किस तरह सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार से अलग अलग और भी इन्होंने दिए हैं। तो ये लेकिन उसमें तमाम उसमें चीजें आठ 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 महीने तो कमेटी बनने में ही लग गए थे पुष्पेंद्र जी। हाँ हाँ, वो जो जुलाई में जाके बनाई। अनिल जी जो बात कर बिल्कुल। रहे हैं कि टाइमिंग की बात जो करते हैं, तो कहीं चूक तो हाँ दिखती है कि थोड़ा सा विलंब होता चला गया। 8 महीने बाद कमेटी बनी, 18 महीने से कोई इसकी अभी तक अंतिम रिपोर्ट भी नहीं आई, तो कहीं कुछ नहीं थोड़ी नहीं, सी। इनका इनका प्लीज। उद्देश्य संजीव जी यही था कि कमेटी बना के इसको जो है ठंडे बस्ते में डालना है। और किसान भी ये नहीं कहना चाहते थे कि साहब अभी जैसे जुलाई में ही अगर आंदोलन होने लगता या 5-6 महीने बाद, तो आरोप लगने लगते गोदी मीडिया के, विशेष करके साहब देखिए अभी तो कार्यकाल बचा हुआ है, अभी तो कमेटी बनी हुई है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अब आप आ गए। तो अंतिम सत्र तक, अंतिम क्षण तक, जब पेंट बाजार में से जो है व्यापारी अपना झोला ठाल करके नहीं चल पड़ा, तब तक के लिए इंतजार किया गया कि भाई हम अभी, इसकी भी आंदोलन की घोषणा 13 तारीख की 2 महीने पहले की गई थी, तो तब तो उसकी गर्दन पकड़ी जाएगी ना भाई, भुगतान तो करके जाओ जो सामान तुमने हमारा लिया है। तो इसलिए टाइमिंग थोड़ी सी मानता हूं मैं डिले है, लेकिन पहले करते तो ये दिक्कत थी कि साहब अभी समय है, हम कर देंगे, आप इतने वो क्यों हो रहे हो। लेकिन सरकार ने क्रेडिबिलिटी अपनी इतनी खो दी है कि आंदोलन करो तो हम सुनेंगे, आंदोलन करो, घेराव करो, तो हम मंत्रियों को भेज देंगे, वरना कमेटी बन गई है, बात खत्म हो गई है, सब अपना चंगासी वाला फार्मूला चल रहा है। तो ये बहुत ही जो है, और मैं एक प्रश्न और भी आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बॉर्डर के स्टेट को काटने छाटने का, इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब हरियाणा के बीच में बनाने का किस सरकार को अधिकार दिया? कौन से लोकतांत्रिक के तहत आपने ये काम किया? नेशनल हाईवे किसकी प्रॉपर्टी है? क्या हरियाणा सरकार की प्रॉपर्टी है? किस आधार पे आपने उसको काट दिया बॉर्डर स्टेट को? क्या आप अलगाव के बीज यहां नहीं बो रहे हैं? कोई घटना अभी तत्काल चीन पाकिस्तान वहां बॉर्डर्स पे कर दे, तो किस तरीके से मूवमेंट यहां से होगा, किस तरीके से जो आवाजाही का जो है सुगम होगी। और एक आइसोलेशन बनता है, अगर उनको ये लगने लगे यार ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर उधर भी हो गया पाकिस्तान की तरफ, और इधर भी इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया, और दूसरा आप उन्हें खालिस्तानी बार बार कह करके चिढ़ा रहे हैं, तो आप अलगाव के बीज तो खुद ही भर रहे हैं, बो रहे हैं। तो ये चीज भी गलत है। और एक तीसरा मुद्दा जो एमएसपी के अलावा कर्जे माफी का है, जिस पर स्वामी जी ने भी बात रखी, उसमें भी मैं बता दूं, हम सब आंकड़े लेकर के बैठे हैं। ये जुलाई 24 2023 को इंडियन एक्सप्रेस में इकोनॉमी के पेज पर यह रिपोर्ट छपी थी। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस तरीके से लोन राइट ऑफ करने का काम इस देश में हुआ है। इसमें क्लियर बताया है कि पिछले 10 साल के अंदर लगभग 15,31,000 करोड़ का, लाख करोड़ का
जो है जी। कर्जा कॉर्पोरेट का माफ कर दिया गया। तो भाई जब इनका क्या कोई आंदोलन हुआ? क्या किसी कॉर्पोरेट ने अपनी यहाँ पे बॉर्डर पे बैठ के जान दी? क्या इन्होंने लाठी खाई? या इन्होंने जो है या धरने दिए? या इनके ऊपर लाठी वो आंसू गैस के गोले छोड़े गए? इनके सामने कंक्रीट ब्लॉक लगाए गए? या यहाँ सोते-सोते इनके 500-700 इनके बच्चे या इनके परिवार के कोई लोग मरे? चुपचाप आकर के जो है कर्जा माफी लेकर के आप निकल लेते हैं। और किसान जो आपकी नीतियों की वजह से जो है कर्ज में डूबा है, सही कीमत ना मिलने की वजह से डूबा है, उसके बारे में आपका कोई चिंता नहीं है। तो वास्तविकता तो ये है कि देश एक क्रांति के जो है ज्वालामुखी मुखी के ऊपर इस वक्त बैठा हुआ है, जो कभी भी फट सकता है। नीचे के लोगों का कोई सुनवाई इस देश में नहीं हो रही है, केवल राम मंदिर और धार्मिक अफीम के नशे में वो जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन पता सबको चलता चला जा रहा है कि इस व्यक्ति ने सारे देश का बंटाधार कर दिया और खाद्य सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है इसकी वजह से। अगर किसान मैं समझ बैकआउट हो जाता है, खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सन 60 के दशक में आप सब लोग सीनियर लोग बैठे हैं। सन 60 के दशक में क्या हेडलाइन छपी थी जब इंदिरा गांधी वहां गई थी कि भीख का कटोरा लेकर के भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में आया है। ये ऐसी हेडलाइन छपी थी वहां के अखबारों में। तो आप अपने आप को आत्मनिर्भर जो 50-60 साल में मेहनत करने के बाद किसान ने बनाया, उस चीज को फिर से यूं ही गंवा देना चाहते हो? वास्तविकता तो संजीव जी ये है कि जब युद्ध छिड़ता है तो जवान की कीमत का पता चलता है और जब भुखमरी फैलती है तब किसान की कीमत का पता चलता है। आज पेट भरे हुए हैं, अनाज के गोदाम किसान ने भर दिए हैं और युद्ध में भी उन्हीं के बेटे जो है वहां पर सीमाओं को यस। के ऊपर पहरा देकर सुरक्षा दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है ना तो इनको किसान की जरूरत है। जिस तरीके से अग्निवीर योजना लाई वही तो है वो योजना। कौन व्यक्ति है अपने आप को 4 साल के लिए जो है ऐसे दुर्गम और रिस्क वाले जॉब में लेकर के जाएगा? क्या कुर्बानी देगा वो? तो ये सारी चीजें भारत की अखंडता के ऊपर खतरा और खाद्य सुरक्षा के ऊपर खतरा और सेनाओं को कमजोर करना। नॉर्थ साउथ को भी बढ़ा दिया इन्होंने। उधर जो है ईस्ट वेस्ट में जो देख रहे हैं आपके वो मणिपुर में क्या स्थिति बन रही है, तो कहीं ना कहीं गलत हाथों में देश चला गया है। और मेरी बिल्कुल मैं सिन्हा जी की बात से भी सहमत हूँ कि भाई अपील ये होनी चाहिए कि ये तो हम ले ही लेंगे, अब तुमसे मांग रहे थे अब तक शांतिपूर्ण तरीके से, अब तुम्हारी गद्दी छीनेंगे तब तुम्हारी अकल ठीक होगी। जी।